sir. Okay. Okay. So, तो इंटरनेशनल yes sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ. और आज हमारा 756वां यानी 756 सेशन है. तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे. तो आज के हिंदी सेशन के जो हमारे स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार दाहाड़ जी. सर का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं आज के हिंदी सेशन में. डॉक्टर वेलकम सर. तो डॉक्टर अजय ओंकार नाथ दाहाड़ जी का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी. ये DHMS हैं, BHMS हैं और MD भी हैं. और जो मेन इनका सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलिटी है वो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी. और इनकी डेजिग्नेशन अभी फिलहाल है प्रिंसिपल प्रोफेसर एंड HOD एट इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एट श्रीमती केदियाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज. और काफी सारा इनको एजुकेशन में एक्सपीरियंस है होम्योपैथी से रिलेटेड. ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर रह चुके हैं. और काफी सारे मेंबर्स हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन के रह चुके हैं. नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IAHP, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IAHP और मेंबर रह चुके हैं LMHI यानी कि लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिक इंटरनेशनलिस के. काफी सारे अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है. महाआयुष भूषण अवार्ड, डॉक्टर P नागाभूषण मेमोरियल बेस्ट लेक्चर, भारत शिक्षा रत्न और काफी सारी. तो और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काफी सारे पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं, रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं. तो आज का जो डॉक्टर दाहाड़ का टॉपिक है वो है मियाजम्स. मियाजम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको समझना. और उसके ऊपर आज डॉक्टर दाहाड़ अपना हमसे नॉलेज शेयर करेंगे. तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना PPT शेयर कर सकते हैं. या ओके, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल. मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर M.K. साहनी सर को कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है. और अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग अहेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफिकल्टी आ सकता है क्योंकि मेरा लैंग्वेज जो है वो थोड़ा पुअर है. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था. बट हिंदी इंग्लिश थोड़ा कॉम्बिनेशन में हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ शब्दों के लिए. सर इट इज वेरी मच. हाँ जी सर, काफी अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं हम. हाँ It's हाँ, good, sir. नहीं तो कुछ शब्दों के लिए बहुत बार अपने को इंग्लिश में वर्ड नहीं Sir, मिलता है. तो प्लीज ट्राई टू that's अंडरस्टैंड okay, sir. दैट पर्टिकुलर थिंग. Yes, sir. So first of all, I am showing my head before the Lord Dhanvantri. न त्वाम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम. हम कामना करते हैं जैसा कि हमारे डॉक्टर हनीमन ने हमें पहले ही एपोरिज्म में बताया है मिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में कि उसकी पीड़ा दुख दर्द सब दूर करना है. जो भी रोगी है, जो पेशेंट है, उसे हमें ठीक करना है. और कम से कम उसका दुख दर्द तो हमें दूर करने की कोशिश करना ही चाहिए. मेरा फ्लोरल ट्रिब्यूट है टू डॉक्टर सैमुअल हनीमन. आप सभी को पता ही होगा, ये स्लोगन लिखा है उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर. आर यू एबल टू हियर मी ना? इज इट Yes, ओके? sir. Yes, sir. So our master who is standing between the inorganic and organic world, जो organic और inorganic world है, uniting them for the benefit of the same, earning their gratitude, looking towards eternity, the benefactor of mankind. ये आप सभी को पता है, उसके बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है. आज का जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत जो हम कर रहे हैं उसका पर्पज ये है थोड़ा कुछ हम चर्चा करें, वार्तालाप करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ना कि आर्ग्यूमेंट. कोई विजय पाने के लिए हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है. बट जो भी हमें करना है ये होम्योपैथी के विकास के लिए और हम सभी को समझने के लिए ये थोड़ा सा एक वार्तालाप है या चर्चा सत्र. अभी आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है मियाजम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. वैसे मुझे भी बहुत डिफिकल्ट जाता था, बट अभी लास्ट कपल ऑफ इयर्स में almost 32 years I have completed in the academic field. शुरू में तो कुछ नहीं समझ रहा था. वैसे ऑर्गेनन ये बहुत ही रिलक्टेंट सब्जेक्ट था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे वही लेना पड़ा. एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डिस्कस द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन विथ ऑल फेलो कलीग्स एज वेल एज ऑल द अदर पीपल.
तो इसकी शुरुआत जो होती है मायाज्म की, हम देखते हैं कि कैसे कंसेप्ट आया। तो थोड़ा उसके पहले हमें डिसीज के बारे में, रोग क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। हमारे वाइटल फोर्स के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम जहां कहीं वाइटल फोर्स अपना बैलेंस खो देता है उसको हम डिसीज बताते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ओनली वाइटल फोर्स which derives to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and inclined to irregular processes to which we call disease। जहां पर वाइटल फोर्स अपना बैलेंस खो देता है और जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है, ऐसे जो हमें एहसास होता है या महसूस होता है, ऐसे सेंसेशन या इरेगुलर प्रोसेसेस, उसे हम लोग डिसीज बोलते हैं। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है डिसीज का, थोड़ा सा वो भी देखेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस और डिसीज। डिसीज शुरू होने के पहले भी बहुत सी प्रोसेसेस होती है। जैसे ही हम डिसीज देखते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स या पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज या और बाकी की बातें हम जब देखेंगे तब हमें पता हो जाता है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। 1 सेकंड प्लीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस और डिसीज, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो हमारी प्रकृति है, डायथिसिस बोले तो उसको स्पेसिफिक हिंदी वर्ड मैं नहीं बता सकता हूँ। बीच बीच में एडमिट हो रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मेरा पीपीटी डिस्टर्ब हो जा रहा है। आई एम अनएबल टू कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो प्लीज बियर विथ मी। डायथिसिस बोले तो उसकी एक व्हाट यू कैन से द susceptibility of that particular individual, unusual constitutional susceptibility to disseminate towards that particular thing, उसे हम डायथिसिस बोलते हैं। और डिसीज, जिसका मतलब मैंने आपको अभी समझाया है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं? इन ब्रीफ हम लोग डिसीज जो पढ़ते हैं वो सिम्टम्स में ही पढ़ते हैं, और सिम्टम्स में जो पढ़ने की बात आती है वो कैसे पढ़ते हैं। अभी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स है, ये आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा फिर भी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ट्रेट्स और पैटर्न्स, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, और क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल। ये वर्ड ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं सिम्टम्स, जिसे हम बोलते हैं कि उसके साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षण, जो भी वो व्यक्ति जो रोग से पीड़ित है वो बताता है, उसके हिसाब से हम उसकी जो पीड़ा है समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दे हैव मेंशन। इवन डॉक्टर हनीमन आल्सो हैज ट्राइड टू क्लासिफाई इन अ डिफरेंट वे। सो उसके हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले सिम्टम्स आते हैं, फिर वो नेचर कौन से तरीके के रहेंगे, बताने वाले सिम्टम्स है या कुछ देखकर महसूस करने के सिम्टम्स है, कुछ उसकी ट्रेट्स या पैटर्न्स है। कुछ डिसीजेस अपने अपने तरीके से बढ़ते हैं और वो उसी तरीके से चलते हैं। ये हम लोग डिसीज के बारे में पहले ही मेडिसिन वगैरह या उसके सब्जेक्ट में हमने पता ही किया है। ट्रेट्स बोले तो थोड़ी सी फितरत, वो व्यक्ति की वो ससेप्टिबिलिटी कैसे रहेगी उसके बारे में। फंक्शनल स्ट्रक्चरल बोले तो केवल फंक्शनल लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड है क्या, कुछ उसमें फिजिकल लेवल पर भी या स्ट्रक्चरल लेवल पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ डिसीजेस क्यूरेबल है, कुछ इनक्यूरेबल। जो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं उसको हम लोग क्यूरेबल बोलते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको इनक्यूरेबल। लेकिन उसके लिए भी होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमन साहब ने हमें बताया है कि हमें किस तरीके से वो डिसीजेस को हैंडल करना है। अभी ये बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, दिस इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ माइंड। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग उसको कैसे है। अभी श्री श्री रविशंकर जी का नाम आपने सुना ही होगा। डिसीज के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बॉडी के ऊपर जो सिम्टम आते हैं या कैसे आते हैं, डॉक्टर केंट साहब ने भी हमें बताया है कि द ओरिजिन ऑफ द डिसीज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड। तो थोड़े उसी तरीके से डॉक्टर अपना श्री श्री रविशंकर जी ने हमें बताने की कोशिश की है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर चिल्लाता है, उसके ऊपर कुछ डांटता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि वो अपने अंदर जो कुछ गार्बेज उसने अकुमुलेट करके रखा है, वो गार्बेज वो बाहर फेंक रहा है दूसरे के ऊपर। सो उनके वर्ड्स, उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर गुस्सा होता है या किसी को कुछ उसके ऊपर नाराज होता है और उसके ऊपर जब चिल्लाता है, तो अपने अंदर जो गार्बेज है
जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है वो अपन उसके ऊपर फेंक रहे हैं, और उसी के तरीके से हम लोग थोड़ा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो व्यक्ति का दुख है, और उसके दुख की वजह से वो मुझे भी पीड़ा दे रहा है। अभी पीड़ा बोले तो क्या है कि पेन। अभी सेसिल क्लिनिकल मेडिसिन में सेसिल साहब ने हमें समझाया है कि एन अनप्लेजेंट सेंसेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, ये एक जो हमें नहीं भाता है, जो नहीं सुहाता है, उस तरीके का ये सेंसेशन है, और ये इमोशनल लेवल पर भी हमें एक्सपीरियंस होता है। एसोसिएटेड और किसके साथ आता है, ये कभी कभार कुछ एक्चुअल या कभी कभार फंक्शनल लेवल पर के चेंजेस में हमें वो बताता है। इसीलिए हम लोग फंक्शनल या स्ट्रक्चरल बातें उसमें करते हैं। पेन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अभी सेसिल साहब ने ही उसका क्लासिफिकेशन हमें बताया है। वो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं कि टेम्पोरल लेवल पर क्लासिफिकेशन अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो एक एक्यूट होता है जिसे हम बहुत तुरंत आने वाली बीमारी बोलते हैं और वो जल्दी ही चली जाती है। दूसरी है सब एक्यूट, और तीसरा है क्रॉनिक। एक्यूट को डॉक्टर हनीमन साहब ने डिफाइन किया है, या इवन हम मेडिसिन में भी पढ़ते हैं कि वो सेल्फ लिमिटिंग है, which disappears with or without medicinal help, उसको हम लोग एक्यूट डिसीज बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक्यूट डिसीज को ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं, ट्रीटमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फर्दर सब एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज में ट्रांसफॉर्म ना हो। दूसरी बात, एक्यूट डिसीज में पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, अनबियरेबल होती है, तो वो पेन की इंटेंसिटी वो पेशेंट को बियरेबल करने के लिए हम लोग दवा लेते हैं। नहीं तो अगर वो पेन की इंटेंसिटी बियरेबल है तो दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डिसीज अगर एक्यूट है, एक्साइटिंग कॉज से ही हुआ है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप 100% चले जाता है। सब एक्यूट डिसीज डेवलप ओवर सेवरल डेज, उसको कुछ समय लगता है, कभी कभार कुछ हफ्ते भी लगते हैं। और तीसरा है क्रॉनिक डिसीज परसिस्टिंग फॉर मोर देन कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स, उसको हम लोग क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। और वही क्रॉनिक डिसीज आगे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मैज़म का कंसेप्ट शुरू कैसे हुआ था, हैनीमन कहाँ कंफ्यूज हुए थे, ये कंसेप्ट कैसे आया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज, हमें वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इन ब्रीफ दर्द, पीड़ा, सिम्टम्स उसके बारे में समझाता हूँ, और धीरे धीरे आपको मैज़म की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें बहुत आसानी से समझेगा कंसेप्ट जो है उसका बेसिक। अभी ये जो हम समझ रहे हो कैसे है कि क्वांटिटेटिव है, फिजियोलॉजिकल है, और कुछ बातें हैं वो इटियोलॉजिकल है। क्वांटिटेटिव में कैसे आता है पेन, दर्द कैसे होता है कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। फिजियोलॉजिकल में कैसा है कि कुछ बार वो सोमैटिक रहता है, कभी विसरल है, या कभी नेचुरोपैथिक है। सोमैटिक बोले तो फिजिकल लेवल पर है, विसरल बोले तो वो फंक्शनल लेवल पर भी होता है, और हम उसको समझने की या उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ये महसूस या अनुभव से ही किया जाता है, और नेचुरोपैथिक जो है उसका अपना एक नैसर्गिक कोर्स है, उसके तरीके से वो आता है। इटियोलॉजिकल अभी क्या है कि मेडिकल है या कुछ साइकोजेनिक। मेडिकल बोले तो अगर कुछ उसमें सही में वो पर्टिकुलर ऑर्गन में या सिस्टम में कुछ दोष है, उसके रीजन या और किसी दूसरे डिसीज की बीमारी की वजह से हो रहा है, तो वो मेडिकल लेवल पर जाता है। And नहीं तो दूसरा रीजन है उसका साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मीन्स बोले तो मेंटल लेवल के थ्रू उसका ओरिजिन। डॉक्टर बॉयड साहब क्या बताते हैं कि पेन कैसे है या डिसीज कैसे है, तो हमें डिसीज समझने के लिए उन्होंने थोड़ा सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। डॉक्टर विलियम बॉयड के बारे में आपने सुना ही होगा कि इटियोलॉजी बोले तो कॉजेशन, उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, वो हमें समझने की जरूरत है। और केवल मूल कारण ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो मूल कारण के साथ साथ वो शुरुआत होकर आगे कैसे बढ़ता है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि पैथोजेनेसिस। डिसीज की पैथोजेनेसिस, ओरिजिन कैसे हुआ, कौन से पार्ट्स को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें किस तरीके से चेंजेस ला रहा है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पैथोलॉजी भी समझना जरूरी है। इसीलिए डिसीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, और जब हम क्लिनिकल मेडिसिन का पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमें इटियोपैथोलॉजी और उसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी। अभी इटियोपैथोलॉजी बोले तो किस कारण से बीमारी हुई और वो कैसे बढ़ रही है, और उसका इलाज करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए पैथोफिजियोलॉजी की उसने नॉर्मल फंक्शन किस तरीके से डिस्टर्ब किया है, वो समझने के लिए हमें वो देखना है। लेशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, सेकेंडरी चेंजेस कैसे आ रहे हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, जो कि हम प्राकृतिक तरीके से या होम्योपैथिक कंसेप्ट में हम केवल साइंस और सिम्टम से ही समझने की कोशिश करते हैं।
टोटलिटी में भी डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज नथिंग बट इसेंस ऑफ इंटरनल डिराइव्ड वाइटल फोर्स व्हिच इज रिफ्लेक्टेड आउटवर्डली। तो उसका कोर्स कैसा है, वो ट्रैवल कैसे कर रहा है डिसीज, बॉडी में या बॉडी के बाहर, प्रोग्नोसिस क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, ट्रीटमेंट और उसका इफेक्ट, ये सब बातें हमें समझना आवश्यक है। व्हाट इज इट व्हिच कीप्स पर्सन हेल्दी। अभी ये डिसीज समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से तत्व है कि जो मनुष्य की प्रकृति को निरोगी रखते हैं। तो इसमें दो बातें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रतिकार शक्ति, रेजिस्टेंस पावर, या पैथोलॉजी के लैंग्वेज में या फिजियोलॉजी के लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। So what is immunity? It is a defensive mechanism of our body which resist inimical forces. ये जो भी इनिमिकल फोर्सेस है जो हमें हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे तत्व जो बाहर से हमें तकलीफ देते हैं, वो तत्वों को अपने बॉडी के अंदर की जो शक्ति है, पावर है, वो वाइटल प्रिंसिपल में बोलिए, वाइटल फोर्स में बोलिए, वो उसको प्रतिकार करती है, अपने अंदर आने नहीं देती है या उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने की अनुमति नहीं देती है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। सो अदर वर्ड्स हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट इनिमिकल फोर्सेस। इसके क्या टाइप्स है इम्यूनिटी के? दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनहेरिटेड है और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड बोले तो जो अपने जन्मजात आती है, जिसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं। इनहेरिटेंस से आती है अपने पुरखों से जो आते हैं, पेरेंट से जो आती है जेनेटिकली। तो दूसरा होता है एक्वायर्ड की जो जन्म के बाद आती है। उसमें भी दो तरीके की इम्यूनिटी है, एक है नेचुरल नैसर्गिक है और दूसरी कृत्रिम। कृत्रिम में भी दो तरह की इम्यूनिटी आती है, जैसा अभी हमने रिसेंटली हमने देखा था कोविड-19 में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ रही है। तो कुछ बार हम लोग नेचुरल प्रतिकार शक्ति ही हमने कोविड के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता वो व्यक्ति में डेवलप हो जाती है कुछ दिनों के बाद। कुछ सिम्टम हल्के से महसूस करता है, बाद में उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और कुछ बार हम लोगों ने, जैसा कि आर्सेनिक हमने दिया था, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमने तैयार की थी कोविड-19 में लोगों में, और उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव और पैसिव। ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी कैसे है? एक्टिव इम्यूनिटी की जो एक्टिवली उसको प्रिवेंट करेगी, प्रतिकार करेगी, और पैसिव उसके साथ साथ रहकर वो ससेप्टिबिलिटी इस तरीके से रखती है कि पर्सन विल नॉट बी ससेप्टेबल टू अफेक्ट और अलाउ इट्स इफेक्ट इन द बॉडी, उसको हम लोग पैसिव बोलते हैं। अभी ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे करता है? इज एन एक्ट और पावर ऑफ डिफेंडिंग और गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। थोड़ा पैथोलॉजी हमें समझने की आवश्यकता है डिसीज और पेन के लिए। इसलिए ये एक कृति है, ये अपनी शक्ति में की जो डिफेंड करती है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो जहां प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है वो कैसे उसको मैनिफेस्ट करेगी, कैसे बताएगी? इधर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के सिम्टम अपने को पता ही है, चार कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन जो इन्फ्लेमेशन के, रूबर, डॉलर, कॉलर और पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन हम जिसको लास्ट में बोलते हैं, कि पहले तो लाली आएगी, सूजन आएगी, या फिर उसमें बाद में लास्ट स्टेज उसकी ऐसी महसूस होती है कि अभी मुझे कुछ भी दर्द ही नहीं महसूस हो रहा है। दूसरा, अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो वो अपने आप में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अल्सरेशन में वो कुछ बातें हम लोग कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। इज इट ऑडिबल? माय पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है क्या? हेलो, अभी फिजियोलॉजिकल इसके टाइप्स कैसे हैं? इन फिजियोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन है, और दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल जो बॉडी पर आता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इज इट, कैन एनीवन टेल मी, इज इट, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल ना? Yes, sir. Absolutely. Yes, sir. I got the message. So हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स समझने की कोशिश कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल है। पहला है इन्फ्लेमेशन जो फंक्शनल लेवल पर रहता है, और दूसरा है जो कि पहला सब्जेक्टिव है, और दूसरा जो आता है वो ऑब्जेक्टिव से भी हमें पता हो जाता है, जिसको हम लोग जनरली साइंस बोलते हैं।
तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरीके के होते हैं। अभी क्लासिफिकेशन, अभी इसका जब हम क्लासिफिकेशन करने के लिए जाएंगे, वर्गीकरण हम जिसको बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द मेंटल ग्रुपिंग ऑफ द फैक्ट। इट मीन्स कैटेगराइजिंग द फैक्ट्स फॉर सिंप्लिसिटी। हमें अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सी बातों का हमें वर्गीकरण करना जरूरी है, नहीं तो अगर हम लोग वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग अपने दिमाग में कितने फैक्ट स्टोर कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन माइंड कैन स्टोर मिनिमम 1 लाख फैक्ट्स, या कुछ लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 1 लाख फैक्ट। तो उससे ज्यादा वो 1 लाख फैक्ट से ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाता है। अभी ये बोलेंगे कि आपने कैसे मेजर किया है, तो अभी ये कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे कि 1 फैक्ट मीन्स व्हाट। तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे हम बढ़ते हैं कि मेरा पूरा एंटायर एजुकेशन में एक फैक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मेरी पूरी फैमिली लाइफ एक फैक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो एज वी आर ग्रोइंग अहेड, अकॉर्डिंगली वी आर मॉडिफाइंग दैट कैटेगराइजेशन। तो यहां भी डॉक्टर हनीमन साहब ने या मॉडर्न क्लासिफिकेशन लोगों ने कि ये डिसीज को क्लासिफाई करने की जरूरत है, तो इट इज नथिंग बट अ मेंटल ग्रुपिंग ऑफ द फैक्ट्स और कैटेगराइजिंग द फैक्ट्स फॉर सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू मेमोराइजिंग। हमें ध्यान में रखने के लिए। अभी इसकी हिस्ट्री कैसे आई थी, क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैसे हुआ था? तो फेलिक्स प्लास्टर इन 1602 ने एज वेल एज जॉन जॉनसन मेड फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द डिसीजेस। रोग को क्लासिफाई करने की सबसे पहली कोशिश की थी फेलिक्स प्लास्टर एज वेल एज जॉन जॉनसन ने। दूसरी कोशिश हुई थी 17th सेंचुरी में ही, उसी दरम्यान, लेकिन थोड़ा सा कुछ दशकों के बाद स्वीडिश साइंटिस्ट ने यह हमें बताने की कोशिश की थी। लिनॉस स्टडीड द फ्लोरा एंड देन क्लासिफाइड वेजिटेबल किंगडम, कि उन्होंने बताया कि ये वेजिटेबल किंगडम से आता है। तीसरी कोशिश थोड़ी सी लेट हुई है, ये लगभग कुछ 100 साल जाने के बाद, बीच में का शायद हिस्ट्री अपने पास अवेलेबल नहीं है, या एटलीस्ट मेरे पास तो भी मुझे पता नहीं है। 1817 में, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, Cuvier studied animal kingdom and classified in vertebrates, mollusks, articulates and radiates. पहले हमने देखा था कि diseases classified only in the vegetable kingdom, बाद में फिर वो आया है एनिमल किंगडम में क्लासिफाई करने की कोशिश। तो ये सब क्लासिफिकेशन हुआ है, बट डॉक्टर हनीमन वाज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन चेंज हो रहे थे। अभी हमने इसके पहले भी और दूसरे लोगों के जो उन्होंने कोशिश की थी क्लासिफिकेशन की, वो भी देखे थे। बेसिकली हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि कंसेप्ट ऑफ डिसीज इन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या था, क्योंकि उनका वो फिजिकल है, पर्टिकुलर है, लोकलिस्टिक है, नोसोलॉजिकल है। हम लोग उन्हें नोसोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से डिसीज को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन डॉक्टर हनीमन का वैसा नहीं था। बिकॉज वी आर बिलीविंग इन होलिस्टिक, हम मनुष्य को पूरी तरीके से कंसिडर करते हैं और मैन एज अ होल कंसिडर करते हैं। उसका बॉडी अलग है, माइंड अलग है, बाकी की फीलिंग्स अलग है, ऐसा नहीं है, वो सब इंटरलिंक्ड है। जैसा हमने वाइटल प्रिंसिपल में देखा है कि ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, रादर इंटरडिपेंडेंट आल्सो। बेस्ट एंड टेलर साहब ने भी फिजियोलॉजी में, सेल फिजियोलॉजी में वही मेंशन किया है कि ये सब जो होता है ये होमियोस्टेसिस है, ये होमोजीनियसनेस से मेंटेन होता है और उसी तरीके से हम लोग आगे जाते हैं। तो ये सब करने की कोशिश जब हम लोग करते हैं, उसमें हमें ये बात महसूस होती है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग। 1 second प्लीज। सो लॉजिकल बेसिस डॉक्टर हनीमन साहब ने उसे देने की कोशिश की है डिसीज क्लासिफाई करने के लिए। पहले जो उन्होंने किया था कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस फ्लू, टॉन्सिलाइटिस फ्लू, ये पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गन होते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि एसिड पेप्टिक डिसीजेस है, ये मैनिफेस्टेशन के बेसिस पर हो गए हैं। सिस्टेमिक के ऊपर जाते हैं तो सर्टेन टाइम्स वी आर टेलिंग कि दिस इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो सर्टेन टाइम्स हम कभी वो डिसीज को सिस्टम के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, कभी ऑर्गन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, कभी उसकी पैथोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, और कभी हम लोग उसके कॉजेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सो डॉक्टर हनीमन टोल्ड कि दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज डिफरेंट क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स कि ये कल जो उन्होंने ढूंढ के निकाला था वो आज वो डिनाई कर रहे हैं। सो यस्टरडेज डिस्कवरीज टुडे दे आर डिनाइंग, वी कैनॉट से कि दिस इज अ साइंस।
इसलिए उन्होंने लॉजिकल बेसिस दिया है रिकॉग्निशन ऑफ डिसीजेस के लिए। उसका ओरिजिन, उसका रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए। He had many close observation and then proceed to deduct and proper classification of disease. हमें यहाँ ये भी समझने की बात है, हिपोक्रेट ने जो टीचिंग बताया था वो that same as it is Dr. Hahnemann has inculcated in his practice. अभी हिपोक्रेट साहब ने क्या बताया था कि only on the basis of observation. Observations means signs and symptoms. क्योंकि दैट इज द ट्रूथ, दैट इज अ फैक्ट, और वही सही है। बाकी के सब इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, और वो बदल सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार गलत रहेगा, लेकिन गलत भी हो सकता है। सो इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन ने क्या फैक्टर कंसीडर किए थे? क्लिनिकल फैक्टर्स एज वेल एज कॉजेशन। अभी दैट्स व्हाई Hahnemannian classification we are telling कि it is known as etiological as well as clinical classification of disease, क्योंकि फैक्टर जो कंसिडर किए हैं उन्होंने वही किए हैं। अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्लिनिकल फैक्टर में हम लोग क्या देखते हैं? ओडीपी देखते हैं जनरली, जिसको हम ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस एंड फर्दर चेंजेस, मैनिफेस्टेशंस वगैरह वो सब बातें आती है। ऑनसेट बोले तो वो शुरुआत कैसे हुई, वो डिसीज को, व्यक्ति को अफेक्ट कैसे होता है। अभी यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक का मेरे स्क्रीन पर आप बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हैं, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। सडन एंड वायलेंट ऑनसेट होता है एक्यूट कंडीशन में, इसलिए हमें इसको बहुत बार मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वायलेंट है, अनबियरेबल है। एक्यूट डिसीज डिफाइन करते हुए मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन इसमें सडन डेथ होने के भी चांसेस है, बिकॉज इट इज अ वेरी वायलेंट एंड अनबियरेबल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। वेरएज क्रॉनिक डिसीज कैसा है कि धीरे से चलता है, ग्रेजुअल है, स्लो पॉइजनिंग के जैसा होता है, ग्रेजुअल है, और उसका प्रोग्रेस जो है वो इंसिडियस है, वेरी स्लोली इट इज गोइंग ऑन। ड्यूरेशन देखेंगे, एक्यूट में शॉर्टर है और क्रॉनिक में प्रोलॉन्ग है, प्रोग्रेस रैपिड, वेरएज क्रॉनिक में ग्रेजुअल देख रहे हैं चेंजेस। एक्यूट डिसीज में आप जनरली बहुत फास्ट चलता है तो इन्फ्लेमेटरी और सुपरफिशियल होते हैं, वहीं पर क्रॉनिक में डिजेनरेटिव और डीप सीटेड है। अगला पार्ट जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ससेप्टिबिलिटी, एक अनदर क्राइटेरिया व्हाट डॉक्टर हैनीमैन हैज कंसीडर्ड टू क्लासिफाई द डिसीजेस। मायाजम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले शुरुआत हमने की है डिसीज समझने की, फिर डिसीज के बाद मायाजम, क्योंकि मायाजम एक डिस्पोजिशन है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द डिसीज, वो एक कॉजेशन है। उसके भी टाइप्स हम देखेंगे। ससेप्टिबिलिटी एक अनदर फैक्टर डॉक्टर हैनीमैन ने कंसीडर किया है, और ये फैक्टर पे क्या है कि इंक्रीज एंड हाई ससेप्टिबिलिटी एक्यूट डिसीज में आती है, वही क्रॉनिक डिसीज में डिक्रीज और लो है। क्योर कैसे होता है? वाइटल फोर्स रिटेन्स इट्स कैपेसिटी एंड रीएडजस्ट इटसेल्फ। मैंने आपको अभी बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप विदाउट मेडिसिनल भी ठीक होता है, या बहुत बार उसको मेडिसिनल हेल्प लगती है। तो बहुत बार मेडिसिनल हेल्प क्यों लगती है? क्योंकि वो पेन, दर्द हम लोग बियर नहीं कर पाते। लेकिन क्रॉनिक डिसीज में आप बिना दवा के ठीक ही नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए रीजन दिया है कॉजेस, और यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन का कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज मायाजम। अभी एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मायाजम। ये कंसेप्ट कैसे आया था? अभी 4-5 क्वेश्चन डॉक्टर हैनीमैन के मन में आए थे कि मैं कुछ डिसीजेस में फेल्योर क्यों हो रहा हूं। सो देन ही केम टू नो, उसने उन्होंने अपने आप को कुछ क्वेश्चन पूछे कि कहीं मेरे में एनालिसिस करने में कमी महसूस हो रही है, मेरे पास दवा की कमी है, या मैं पेशेंट को ठीक तरीके से जांच नहीं कर पा रहा हूं। ये सब बातों पर उन्होंने बहुत सोच विचार किया है। फिर बाद में एक चौथा फैक्टर है कि कुछ बातें जो है कि वो अपनी प्रोसेस जो है क्यूर की, उसमें प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रहे हैं, और वो प्रोसेस को वो पूरी तरीके से नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर है, ऐसे कौन से तत्व हैं? और वही तत्वों को डॉक्टर हैनीमैन साहब ने नाम दिया है मायाजम। ये टू टाइप्स ऑफ मायाजम से, वन इज एक्यूट मायाजम एंड सेकंड इज ऑफ क्रॉनिक मायाजम। एक्यूट मायाजम यूजुअली प्रोड्यूसिंग एक्यूट डिसीजेस, ये एक्साइटिंग कॉजेस है और उस तरीके से उस टाइप ऑफ डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एक्यूट डिसीज। लेकिन जो बेसिक है, फंडामेंटल है, डिस्पोजिशनल है, वो ट्रेट आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टिबिलिटी के लेवल पर जो है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या क्रॉनिक मायाजम। इसमें मेंटेनिंग फैक्टर भी आता है सर्टेन टाइप्स, बिकॉज दैट फैसिलिटेट्स एंड हेल्पिंग फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसीज। केवल और केवल मेंटेनिंग कॉज रहेंगे तो वो माइस्मेटिक में नहीं आएंगे, लेकिन वो फैक्टर अगर माइजम वहां पर है, उसको अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो डिसीज कंटिन्यूएशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। इसलिए कभी कभार हमें मेंटेनिंग का भी एक बात
वहां पर ध्यान में रखना चाहिए कॉजेस का। इसमें टाइप्स क्या है? एक्यूट डिसीज आर ऑफ 3 टाइप्स, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक है। वही क्रॉनिक डिसीजेस है, एक मायस्मेटिक, नॉन मायस्मेटिक। अभी हमने पहले देखे मायाजम 2 टाइप्स के, एक्यूट मायाजम और क्रॉनिक मायाजम। अभी क्रॉनिक मायाजम भी हम फिर से देख रहे हैं कि क्रॉनिक डिसीज 2 तरह के हैं, एक मायस्मेटिक है और नॉन मायस्मेटिक है। मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान इधर भी ले रहा हूँ कि नॉन मायस्मेटिक डिसीजेस कौन से, जिनको हम बोलते हैं कि सूडो क्रॉनिक डिसीज है, लॉन्ग लास्टिंग है, मेंटेनिंग कॉजेस की वजह से जो होते हैं उनको हम लोग सूडो क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज, ड्रग इंड्यूस है, बैड इफेक्ट ऑफ अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन या दूसरी सिस्टम की दवाइयों से जिनका इफेक्ट होता है, उसे हम लोग आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। बहुत बार ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी ये नॉन माइजमेटिक क्रॉनिक डिसीजेस में आते हैं, वो भी आर्टिफिशियली क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल इफेक्ट हो गया है। पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो काम करना पड़ता है वो व्यक्ति को, और उस काम का वो बैड इफेक्ट वो पर्टिकुलर पर्सन पर आ जाता है। प्राइमरीली जो आता है वो माइजमेटिक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइजम्स, अगेन एक्यूट और क्रॉनिक है, लेकिन क्रॉनिक माइजम में भी 2 टाइप के हैं, एक सिंपल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल माइजम अगेन ऑफ 3 टाइप्स, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, और कॉम्प्लेक्स माइजम अगेन ऑफ 2 और 3 टाइप्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 माइजम्स या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 माइजम। अभी यहाँ फिर से एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर हनीमन साहब ने सबसे पहले कौन सा माइजम ढूंढा? तो सबसे पहले उन्होंने ढूंढा है सिफिलिस और साइकोसिस, और लास्ट में फंक्शनल माइजम उनको ध्यान में आया है सोरा। वाई साइकोसिस एंड सिफिलिस ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लर्नेड पीपल हैं यहाँ पर। और वो जो विजिबल है, साइंस दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स तुरंत बता सकता है पेशेंट, ग्रोथ हो रही है उसमें, इसलिए वो तुरंत ध्यान में आ गए, इसलिए डॉक्टर हनीमन को बहुत इजी गया सिफिलिस और साइकोसिस। वेयर एज सोरा फंक्शनल लेवल पर है, वो बता नहीं सकते हैं, बहुत बार महसूस नहीं होता है, बहुत बार बहुत बाद में पता चलता है। और ऐसे जो सिम्टम्स है इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, वो पेशेंट को भी नहीं समझता है। बहुत बार पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसीलिए हम लोग उसको सोरिक कैटेगरी में डालते हैं, और इसीलिए सोरा को हम 1000 हेडेड मॉन्स्टर भी बोलते हैं। सोरा इज मदर ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिसीजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंक्शनल लेवल से ही डिसीज की शुरुआत होती है और बाद में फिर स्ट्रक्चरल या डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं। उसका एक ट्रेट है, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि मैन एज अ होल हमें देखना है, इसलिए मायाजम को भी हमें उस तरीके से समझने की आवश्यकता है। मायाजम कोई वो पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सिस्टम से नहीं रहेगा, तो उसके लिए वो व्यक्ति, उसका व्यक्तिमत्व, उसके सभी सिम्टम्स, लक्षण हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और उस तरीके से हमें वो व्यक्ति को समझना है कि ये इसका मायाजम कौन से तरीके का रहे। हम जब मैनेजमेंट के वक्त जाएंगे तब मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा कि ड्यूरिंग मैनेजमेंट वी कैन क्लासिफाई द मायाजम्स इन 2 टाइप, वन इज फंडामेंटल और दूसरा जो है वो डोमिनेंट मायाजम। वो मैनेजमेंट के लिए डोमिनेंट बोले तो जो अभी एक्यूट कंडीशन में जो डोमिनेट कर रहा है उसके क्या मैनिफेस्टेशंस है, अकॉर्डिंगली दैट टाइप ऑफ ट्रेट्स और मैनिफेस्टेशन वो पेशेंट बताता है। तो मैन एज अ होल में मायाजम समझने के लिए हमें कैसे समझ सकते हैं कि एवरी लिविंग सेल हैज 3 बेसिक फंक्शन, 3 बेसिक फंक्शंस होता है टू डिफेंड इटसेल्फ। पहला हो जाता है उसका न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन से, जिसे हम फिजियोलॉजी बताते हैं। दूसरा है ग्रोथ एंड जनरेशन से, जो माइटोसिस हम बायोकेमिस्ट्री में भी देखते हैं या फिजियोलॉजी में भी देखते हैं, तो इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिक बताएंगे। और तीसरा जो है वो भी मॉर्फोलॉजिक है, बट ये डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी सिस्टम। इसीलिए अल्ट्रेशन जब आएगा सेल्यूलर फंक्शन का, वो 3 ही तरीके से आएगा। पहला आएगा सोरा, दूसरा साइकोसिस और तीसरा सिफिलिस। अभी इसमें भी यहाँ पर अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने, जो डॉक्टर साहब हनीमन साहब ने ऑर्गेनन में एक्सप्लेन किया है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, जिसे हम लोग फिलोसॉफी बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर एच ए रॉबर्ट साहब ने बताया कि सोरा इज नथिंग बट अ डेफिशिएंसी। जहां कहीं भी डेफिशिएंसी महसूस होती है क्योंकि वो फंक्शनल ही रहती है, उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, वो हमें ढूंढना चाहिए, और उस तरीके से हमें पता चलेगा कि वो पर्सन कौन से मायाजम से सफर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सोरा। दूसरा मायाजम है जहां कहीं एक्सेस है, ओवर ग्रोथ है, एकोमलेशन है, रिटेंशन है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोसिस। तीसरा मायाजम आता है सिफिलिस, ये परवर्जन होता है, डिस्ट्रक्शन है।
That means this is something which is different from deficiency as well as excess. अभी यहाँ अल्सरेशन भी हो सकता है. परवर्जन मीन्स वो बॉडी पार्ट वो व्यक्ति से छूटते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए डिस्ट्रक्टिव चेंजेस. अभी ये डिस्ट्रक्शन जो है ये भी एक डिजनरेशन का फॉर्म है. एक्चुअली डिजनरेशन के दो फॉर्म, एक तो ओवरग्रोथ है और दूसरा डिस्ट्रक्शन है. इसलिए क्रॉनिक मायज्म जो आते हैं जो स्ट्रक्चरल लेवल पर है वो डिजनरेटिव चेंजेस में आते हैं. दैट आल्सो वी हैव सीन इन द फिजियोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी. एक पर्टिकुलर एज के बाद डिजनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. व्हाई थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, मायज्म तक क्यों आया? इट ऑफन हैपेंस दैट डिसेंट्री कम्स आफ्टर मीजल्स, टू व्हिच एलोपैथ्स एक्सप्लेन एज अ सिक्वेली टू मीजल्स. अभी ये एलोपैथिक कांसेप्ट वो क्या बोलते हैं कि ये सिक्वेली है, वो डिसीज का कंटिन्यूएशन हो रहा है, उसका फर्दर नेचुरल प्रोग्रेस होकर वो मैनिफेस्टेशन और ट्रेट बदल रहा है, उस तरीके से उसके लक्षण भी बदलेंगे. बट इट इज एंटायरली ड्यू टू बैड ट्रीटमेंट. देयर इज नो डिसेंट्री इनहेरेंट इन द मीजल्स. ये डॉक्टर हनीमन साहब ने हमें बताया. अगर आप फुटनोट देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिसिमिलर डिसीजेस मीट टुगेदर एज वेल, जहां नेचुरल क्योर होता है. डॉक्टर हनीमन साहब ने बताने की कोशिश की. एफोरिज्म नंबर अगर आप देखेंगे 46, 47, 48 और उसके फुटनोट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कुछ कुछ एग्जांपल्स अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी if you are correlating in the present scenario, that will be very much facilitating to us to arrive at the certain conclusion. तो theory of chronic disease कैसे आती है? तो डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया है कि ये कोई उसकी वजह से नहीं हुआ है, ये बैड ट्रीटमेंट, जबकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये उसकी वजह से. सो इट इज नॉट सो विथ होम्योपैथी, जो होम्योपैथी में नहीं है. द ग्रेट गिफ्ट ऑफ द गॉड दैट इज हिप्पोक्रेट्स एंड एनिमल. ये आपको पता ही है कि लॉ ऑफ सिमिलियंस सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने ही हमें बताया है, और हिप्पोक्रेट्स के एफोरिज्म से थ्रू ही ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एनिमल वेंट अक्रॉस थ्रू इट, एंड तभी उनके दिमाग में वो बात आई है. तो कुछ क्वेश्चन आए, ये इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं दैट आर टर्म्ड एज मायज्म्स. अभी मायज्म क्या है? शुरुआत में डॉक्टर हनीमन ने कैसे एक्सप्लेन किया था? एक्चुअली थर्ड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन के प्रीफेस में डॉक्टर हनीमन ने इसको टच किया था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज इनविजिबल टू द नेकेड आईज, और वो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए. लेकिन उनको अभी तक उतने वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे थे, उनको अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करना था. इसलिए हम एक लाइन पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया है उनके रेडीमेड नोट्स में या इसमें, कि आफ्टर 12 years of experiences he arrived at the theory of chronic disease. तो ये जो 12 साल का एक्सपीरियंस है वो थर्ड एडिशन टू फोर्थ एडिशन, इसलिए एक्चुअल जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है टेक्स्ट में वो फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में आया है. लेकिन उनके दिमाग में पहले क्या आया था कि ये कुछ तो है मैगॉट्स. इवन डॉक्टर हनीमन हैज इनिशियली nomenclated to them as a maggots also. So had a parasite like existed inside the organism which went to strengthening even in a healthy lifestyle, diet and robust constitution, and its rule was to destroy the life. उनका काम क्या था कि लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करना. ये वो पैरासाइट तत्व का है, जिसे हम बोलते हैं कि परजीवी जो जंतु हैं वो बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो जब स्ट्रांग हो जाते हैं तब वो सब पूरा ह्यूमन इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके और लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, ये उनका बेसिक काम है. और उसी को डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया कि दिस इज अ मायज्म. और उन्होंने समझाने की क्या कोशिश की है? डिफरेंट फिलोसोफर्स, इवन यू कैन गो थ्रू द केंट्स, रॉबर्ट्स, क्लोज, या कहीं जगह पर फिलिस फाइट साहब ने भी या ऑर्टेगा साहब ने भी बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज अ मायज्म. सो इट इज एन एफ्लुविया, पॉल्यूशन है. पॉल्यूशन मीन्स कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट. थोड़ा शब्दशाह मत जाइए आप, ये उसकी शब्दों की सुंदरता आप देखिए और वही आपको वहां पर अप्लाई करना है. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जो पॉल्यूटेड है. डिस्क्रेशिया, बेसिक डिस्क्रेशिया ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अभी डिस्क्रेशिया क्या है कि दिस इज अल्टर्ड ससेप्टिबिलिटी है. थोड़ा उसके और आगे जाएंगे तो डायथिसिस, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिस इज एन अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टिबिलिटी. ये अनयूजुअल है, वो व्यक्ति की फितरत है कि वो उस तरीके में ट्रेंड हो जाता है, यानी फिसल जाता है, और उस तरीके के डिसीजेस के साथ वो अफेक्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है.
उसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन फॉर ओरिजिन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसीज, उसको हम लोग मायाजम बोलते हैं। आप शब्द के ऊपर मत जाइए, जैसा कि वाइटल फोर्स से वाइटल प्रिंसिपल जैसे डॉक्टर हनीमन साहब ने 5th to 6th एडिशन में किया था, वैसे 4th to 5th और 5th to 6th में भी उन्होंने मायाजम का इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बदलाव लाया है। जैसा डायनेमिक कंसेप्ट बाद में आया है, लेकिन थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज पहले आया है। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी लाइमलाइट में कब आई। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी उतना सेलिब्रेशन नहीं हुआ है जितना डिस्कवरी ऑफ थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज हुआ है। गोल्डन जुबिली ईयर सेलिब्रेट किया गया था, डॉक्टर हेरिंग वाज द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबिली ईयर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज। डॉक्टर हनीमन स्टेट्स देयर बिगिनिंग वाज वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि हम सोरा बोलते हैं, अभी सोरिक कंडीशन में बहुत सी बातें हैं कि बहुत अच्छी लगते हैं, कभी कभार दर्द अच्छा भी हमें लगता है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल है। जो फिजियोलॉजिकल नहीं है उसे हम पैथोलॉजिकल बोलते हैं, और पैथोलॉजिकल जो है वो फंक्शनल भी हो सकता है या स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। सो आगे वो बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन इज लेस फेवरेबल। अगर वो कंटिन्यू हो गए तो दैट आर नॉट फेवरेबल टू आवर एनी एफर्ट्स, और आउटकम जो है उसका मायाजम का ये एब्सोल्यूट होपलेस। डॉक्टर एम एल टाइलर क्या बताते हैं उसके बारे में, मेनी प्रोफेसर्स ऑफ होम्योपैथी कुड नॉट एस्केप फ्रॉम हेलुसिनेशन दैट, उन्होंने क्या बताया, माइक्रोब्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट डॉक्टर हनीमन कॉल्ड एक्यूट डिसीज एंड द वायरसेस दैट इज द क्रॉनिक मायाजम। यहां मैं फिर से और एक बार दोहराऊंगा कि आप वायरसेस वो शब्द पर मत जाइए, लेकिन जो अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लोगों ने बताया था वैसा ही हमें यहाँ हेलुसिनेशन आता है। और एक्चुअली डॉक्टर हनीमन who is a qualified allopath, he also told that thing कि there are certain invisible substances, invisible thing which is responsible for the origin of the disease, और जिसको बाद में हम जैसे माइक्रोस्कोप आया हम देखने लगे, नेकेड आइज को वो देख नहीं पाते थे, इसलिए डॉक्टर हनीमन ने वैसा दिया है कि ऐसा कुछ तो है कि जो मुझे मेरी आंखों से नहीं दिख रहा है। जैसे ही 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप आए, फिर जर्म थ्योरी आया, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉक्स ने जैसे ही जर्म थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, तब हमें पता चलता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डॉक्टर हानीमन ने हमें 19th सेंचुरी में बताया था, जबकि दूसरे लोगों ने लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉक ने हमें 20th सेंचुरी में बताया, तो उसको हम लोग क्रॉनिक मायाजम बोलते हैं। अभी टीपी पास्चर ने क्या बताया होम्योपैथी के व्यू के बारे में, व्हाट इज होम्योपैथी व्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पैथोजेनिक डायनामिज्म व्हिच द इंडिविजुअल इनहेरिट्स एंड मॉडिफाइज ड्यूरिंग हिज लाइफ इन 3 डिस्टिंक्ट डायरेक्शन। फिर से वही है, अभी ये अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग इंटरप्रिटेटर्स वो बता रहे, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू, वही है सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। अभी मायाजम्स के टाइप्स ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मायाजम्स, एक्यूट, क्रॉनिक, बीच में एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ एक्यूट मायाजम। इसका ऑनसेट एक्यूट मायाजम के जैसा ही रहता है, प्रोग्रेस बहुत रैपिड रहता है, लेकिन ये 100% हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ मेडिसिनल हेल्प लगती है, एंड दिस इज कंपैरेटिवली वेरी डेंजरस क्योंकि इसका पेस बहुत फास्ट रहता है, और ये बहुत बार डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी वो व्यक्ति में लाता है रैपिडली, इसके लिए हम उसको हाफ एक्यूट मायाजम बोलते हैं। सो एक्यूट स्पेसिफिक डिसीज, हाफ स्पिरिचुअल एंड फिक्स मायाजम होते हैं, और हाफ एक्यूट जो आता है से फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिया में हम लोग देखते हैं। क्रॉनिक मायाजम है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ड्रग इंड्यूस मायाजम है। अभी अलग अलग नॉमेनक्लेचर जो पहले की ऑलरेडी डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया कि कॉम्प्लेक्स मायाजम आता है। अभी कुछ लोगों ने एक्सेसरी मायाजम का नाम दिया है जिसको वैक्सीनोसिस, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये भी एक पॉइंट है, इसलिए बहुत बड़ी डिबेट अभी भी चल रही है कि प्रोफिलैक्सिस और वैक्सीनेशन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सो एक्चुअली what exactly they are doing in the vaccination, they are injecting killed attenuated microorganism inside the body to create the acquired immunity, उसी को हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, और वही एक अपना मायाजम भी क्रिएट करता है वो व्यक्ति में
अगर उसको एक्साइटिंग फैक्टर मिल गए तो वो मायाजम फ्लेयर होता है, नहीं तो वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, लैटेंट फेज में रहता है। हम लोग उधर भी जा रहे हैं। सो दिस आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ। अभी ये क्रॉनिक डिसीज का इवोल्यूशन, देयर मस्ट बी सम वेरी डीप एक्टिंग कॉज बिहाइंड दिस टेंडेंसी ऑफ वन डिसीज डिसअपियरिंग मेकिंग रूम फॉर द अनदर। वो दूसरे के लिए जगह बनाता है। जैसे एक डिसीज डिसअपियर हो जाता है, दूसरे के लिए जगह बनाता है, दैट मीन्स कंटिन्यूएशन होता है। God is creator of a man and he desired him to be good, but God gave him a power of free will and action. That means God endowed man with the power. हमें शक्ति कहां से आई? हमें शक्ति आपको पता है, एनर्जी। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये तो अपने आप है, इंस्टिंक्टिव है। हम भी बोलते हैं कि वाइटल फोर्स इज इंस्टिंक्टिव इन द नेचर, और वो इनहेरेंट है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इंस्टिंक्टिव दैट मीन्स इनबॉर्न है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है। आप भले ही अभी जो लोग आस्था नहीं रखते हैं, गॉड नहीं यूज करना चाहते हैं, तो दैट इज अ नेचुरल, दैट नेचुरली एंडोड विद द मैन। बट एज सुन एज मैन लिविंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द गॉड, जो निसर्ग के विरुद्ध रहने की कोशिश करता है, वो ही इज एक्सरसाइजिंग और अब्यूजिंग द पावर ऑफ फ्री विल एंड एक्शन, एंड फिर वहां से उसकी बीमारी शुरू होता है। इसीलिए निसर्ग के विरुद्ध हमें कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो निसर्ग एक दिन आपके विरुद्ध उसकी एक्शन देगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक एक्शन क्रिया किया है तो उसकी प्रतिक्रिया आना जरूरी है, आज नहीं तो कल आएगी। वो डिपेंड कि वो क्रिया कैसे की है, किस पर की है, वो समय के हिसाब से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। बहुत बार वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ हमने गॉड के साथ इसलिए अटैच करने की कोशिश की है कि लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करते हैं। जब हम लोग किसी पावर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे वस्तु के साथ जब तक हम उसको कोरिलेट नहीं करेंगे, लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अभी आजकल हम लोग तो साइंस के हिसाब से लॉजिकली एक्सप्लेनेशन देकर हम उसको प्रूव भी कर देते हैं, इसलिए लोगों को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ दूसरा चारा नहीं रहता है। तो दूसरे पैराग्राफ में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप निसर्ग के विरुद्ध जाएंगे तो डेफिनेटली वहां उसकी बीमारी की शुरुआत होती है। तो पहले कैसे आता है? पहले दिमाग में आइडिया आता है। ये जो परवर्जन शुरुआत कैसे होते हैं? थॉट्स, आइडिया। इसलिए डॉक्टर केंट साहब बोलते हैं कि बीमारी पहले सबसे पहले माइंड में आती है। अगर आपके थिंकिंग प्रोसेस में अगर करप्शन है, बैड थिंग्स है, और वो जिस तरीके से रहेंगे, फंक्शनल रहेंगे तो फंक्शनल सोरा रहेगा, स्ट्रक्चरल थॉट्स रहेंगे तो साइकोसिस आएगा, और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स रहेंगे तो सिफिलिस हो। वहां भी मेंटल लेवल पर भी आप सोरा साइकोसिस ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ क्रॉनिक मायज्म, एक दो तीन बुक्स अच्छे हैं, एक फिलिस पाइट का है और दूसरा डॉक्टर रेणुका चौधरी का भी एक बुक है, वो भी आप देख सकते हैं। हरिमोहन चौधरी के बुक में भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट ही हैज ट्राइड टू कंपेयर द मायज्म, लेकिन सबसे बढ़िया जो दिया है वो डॉक्टर फिलिस पाइट साहब ने दिया है, और दूसरा एक डॉक्टर रेणुका चौधरी का बुक भी बहुत अच्छा है। देन कम्स इन द थिंकिंग, एक्टिव एक्चुअल थिंकिंग, विल, विश, एंड लास्ट ऑन कम्स एक्शन, जब ड्राइव होता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइकोसिस और सिफिलिस। इवोल्यूशन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस कैसे होता है कि दिस इज अननेचुरल, अगेंस्ट नेचुरल है या गॉड्स प्रिंसिपल। जो नेचुरल प्रिंसिपल है, अगर उसके खिलाफ आप जाते हैं तो एविल थिंकिंग होता है, एंड विच प्रोड्यूसेस द सोरा। वो अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपनी बॉडी में उस तरीके से थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसका प्रभाव भी अपने को दिखने की शुरुआत होता है। व्हेन इट अपीयर्ड ऑन द फिजिकल बॉडी, जब हम महसूस करने लगते हैं, फिर हम उसको नाम देते हैं कि दिस इज अ सोरा। सोरा की हिस्ट्री कैसे है? मोसेस अराउंड 3400 years ago he narrates bodily defects which must not be found in a priest who is to offer a sacrifice, malignant each designated by the word gara. एक्चुअली डॉक्टर हैनिमन का भी अगर हम देखेंगे तो टी सोरा, सोरा कैसे आया है, उसका इवोल्यूशन क्या है, अभी मैं उसके लिए डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो आपको बीके सरकार की कमेंट्री में या आप लोगों ने भी पहले ही पढ़ा होगा कि ये इच माइट की वजह से, वहीं से वो दिमाग में आया था कि ये कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो खा रहा है, खुजली क्रिएट कर रहा है। और उसके तरीके से हनीमन हैज केम टू दैट कंक्लूजन कि पहले मेरे दिमाग में आया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी ये फंक्शनल लेवल पर जो इच जिसको हम बोल रहे हैं कि दैट इज अ सोरा। सो Alexandrians also they translated the Sora Agaria, that is a that thing also, but the Vulgate who is narrated in the form of scabies. कालमेट नैरेटेड, इंग्लिश कमेंटेटर है, उन्होंने भी बताया था कि लेप्रोसी इज सिमिलर टू एन इंटरब्रेड ईच विथ वायलेंट ईचिंग, वोलुप्टस ईचिंग,
Plato called that is each glycipicaron, and Cicero marks that is a dulcido of scabies. सोरा इज हाईली कंटेजियस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, बहुत बार हमें पता नहीं चलता है कि सोरा कंटेजियस है कि नहीं। एक्चुअली सोरा इज हाईली कंटेजियस। इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म। उसको कोई वेक्टर ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, वो वेक्टर भी है, एयरबॉर्न भी है, वाटरबॉर्न भी है, या आपके प्रभाव से भी वो दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप किसी की तरफ देखते हैं तो उसमें भी वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, नेसेसरीली सामने वाले व्यक्ति की ससेप्टिबिलिटी फेवरेबल रही तो। अगर उसकी इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो आप कितना भी उसको सोरा देने की कोशिश करो, वो सोरा लेगा ही नहीं। बट मैं आपको एक बात बताता हूं कि सोरा इज हाईली कंटेजियस, फिजिकली, फंक्शनली, इन ऑल सेंस। Because this is very less visible, more secret, therefore more frequently infectious and most general of all the chronic diseases, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि this is the origin of all the chronic diseases. This is a 1000-headed monster है। वो ऐसा शैतान है कि वो अपना स्वरूप बदलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम समझ भी नहीं पाते, और वो बहुत आगे जा चुका होता है। इसके लिए थोड़ा अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता है, तब हम सोरा को पढ़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर हनीमन साहब को भी सबसे लास्ट में पता चला कि व्हाट इज सोरा, which he had been infected perhaps even in his cradle itself। मैं तो इसके पहले जाता हूं, इन्फेक्शन ये जो बात हो रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्वायर्ड, जन्म के बाद। एक्चुअली इट मे बी ट्रांसमिटेड, इनहेरिटेड आल्सो। हम आगे देखेंगे साइकोसिस और सिफिलिस, ये मैडम जो है वो अप टू 8 to 10 जनरेशन वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इतना जेनेटिक इनहेरिटेंस उनका स्ट्रांग होता है। Sora is the inherent condition tendency in man for disease, but it is acquired by man at the beginning, that is prior to having any disease to him, by able thinking। अगर आपके थॉट्स भी परवर्ट हो गए हैं, कुछ देखकर भी आप स्लीप हो गए, तो आप समझ लीजिए कि आप में सोरा की शुरुआत हो गई है। मैं थोड़ा आगे जाकर थोड़ा हिम्मत करता हूं ये बोलने की कि कोई भी व्यक्ति विदाउट सोरा इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेता है। हाँ, नेसेसरीली जो हेल्दी है उसमें वो सोरा लेटेंट फेज में है, डॉर्मेंट फेज में। उसको अगर एक्साइटिंग फैक्टर आपने एक्साइट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, तो वो फ्लेयर हो जाता है, फिर अपने लक्षण दिखाने की कोशिश करता है। यही मैं सर लास्ट के 4 मिनट्स बचे हैं बस, आप देख या ओके ओके, एक्चुअली सर टोल्ड मी कि यू कैन कंटिन्यू मोर देन 1 आवर, इसलिए मैं थोड़ा स्लोली जा रहा था। ओके, लिटिल रैपिडली आई एम गोइंग। लैटेंट सोरा ऑफ द लैटेंट स्टेट ऑफ द सोरा, जहां पर हम लोग देखते हैं कि आप सिम्टम्स ही पढ़ सकते हैं, अलर्ट, वीक है, फटीग है, डिप्रेस है, कंसंट्रेशन कर नहीं पाते, वरीज है, नेचुरल इलिमिनेशन उसमें आते हैं। इसके कुछ मैनिफेस्टेशंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिजिकल लेवल पर भी है, मेंटल लेवल पर भी है। एग्रावेशन कैसा होता है, दिन में रहता है एग्रावेशन, और एमल्ट्रेशन हॉट फर्मेंटेशन से अच्छा लगता है। जनरली इसमें सोरिक कंडीशंस में सभी सेंसेशन एज इफ प्रेजेंट रहते हैं और इजीली ससेप्टेबल टू कोल्ड, चिली पर्सन रहता है जनरली, इसलिए बेटर बाय हॉट उनको अच्छा लगता है। ये एक थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सोरिक माइंड को। कैसे रहता है, चेंजेबिलिटी रहता है, फियरफुल रहता है, रेसलेस है, अनटाइडी है और सेल्फिश है। सल्फर की इमेज आप सामने ला सकते हैं, रैग्ड फिलोसोफर, जैसा कि वो किसी भी हद तक वो चीज को खींच सकते हैं। अलर्ट, क्विक, एक्टिव, ऑलरेडी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अभी ये लोकेशन वाइज सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं। हेडेक, इन्वर्टेड पिरामिडल फेस, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इसमें ध्यान में आएगा। हेडेक कहाँ होता है, थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक है, फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल है। आईज जनरली फोटोफोबिया है, ईयर्स ड्राई स्केली, नोज ओवर सेंसिटिव, ऑर्डर्स के लिए भी और अदर थिंग्स के लिए भी, माउथ में स्टोमेटाइटिस होता है, स्किन अनहेल्दी वगैरह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ने होते इनिशियल कंडीशन में, नेवर सप्यूरेट्स, सोरिक कंडीशन में सप्यूरेशन नहीं होता है। हेयर भी देखिए ड्राई, लस्टरलेस और ब्रेक्स इजीली। फॉल्स आफ्टर इलनेस, जहां इलनेस की वजह से छूट जाते हैं वही है। जीआईटी, ऑलवेज हंग्री, टंग, परवर्जन ऑफ टेस्ट, क्रेविंग्स वगैरह, स्वीट डिजायर होता है, स्टमक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन है। अदर सिम्टम्स आप देख सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंजाइटी,
सभी जगह, तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर और अदर लेवल पर, फिजिकल लेवल पर भी इसके सिम्टम आप देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में भी एक्सपेक्टोरेशंस कैन बी है। फीमेल जेनाइटल्स, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशंस ही है। और यूरिनरी सिस्टम में रिटेंशन ऑफ यूरिन व्हेन चिल्ड, जहां उसको ठंड महसूस होती है वहां पर है। नेक्स्ट मैजम आता है साइकोसिस। ये थोड़े इजी है कंपैरेटिवली सोरा के कंपैरिजन में। मैंने थोड़ा बाद में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डिस्कवरी सबसे पहले सिफिलिस की हुई थी, बाद में साइकोसिस की। इसके सिम्टम देखिए, सप्रेस गोनोरियल इंफेक्शन फर्स्ट अटैक द ब्लड प्रोड्यूसिंग एनीमिया एंड जनरल कैटारफ होता है। अभी यहाँ इसका माइंड समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसा हमने सोरा का माइंड देखा था, वैसा ही आप साइकोटिक माइंड भी देखिए। सबसे पहले है वीकनेस ऑफ मेमोरी, जेलसी। जेलसी के वजह से टू मेनी थिंग्स कमिंग इन इट। एंगर, गुस्सा रहता है। डिससेटिस्फेक्शन, आप उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। फियरफुलनेस वगैरह वो सब बातें ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेलसी जब आप डेवलप क्यों होती है? क्योंकि वो सस्पिशियस है, एब्सेंट माइंडेड है, रिपेंडिंग द सुसाइडल थॉट्स टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रिपीटेडली आते हैं। वैसे तो सुसाइडल थॉट सोरा में भी आ सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता है, सिर्फ थॉट लेवल पर है। लेकिन साइकोसिस में वो कोशिश करता है कुछ दिखाने की, करने की। वो कमिट नहीं करता है, होता नहीं है, या उसका रिजल्ट सक्सेसफुल में नहीं होता है। हाँ सर, अजय सर, टाइम बस बचा ही 1 मिनट है, पर आप 2 मिनट और लेके जल्दी से इसको रैप अप कर लीजिए प्लीज। यस, आई एम गोइंग टवर्ड्स द नेक्स्ट मैडम। ये आप सिम्टम्स देख सकते हैं। मैं या आपको प्लीज। आपको शेयर कर देता हूं, तो आप सिंपली रीडिंग से आपको पता हो जाएगा। आई एम गोइंग टवर्ड्स द नेक्स्ट मैडम, दैट इज सिफिलिस। यस। डल अप्रेंशन, एंजाइटी एट नाइट, इसका भी मैं हेक्सागोनल माइंड पर आपको लेकर जाता हूं। थॉट्स एंड आइडियाज वैनिश अवे, रीजनिंग पावर्स। अभी इसका ये माइंड देखिए, डलनेस है, सुसाइडल इंपल्सेस आता है, लेकिन ये कमिट करता है। और यहाँ पर होमिसाइडल भी होता है, ये दूसरों को भी मारता है। ये केसेस हम जैसा कि ऑरम मेटालिकल में देखते हैं। वर्टाइगो, बाकी के सिम्टम आप फिलिस्पाइड और बाकी के इसमें देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ, डिजायर्स एंड एवर्शन, वॉवेल्स, स्किन, आपको सपरेशन वगैरह वो सब मिलेगा। मैलिग्नेंसीज मिलेगा, मिक्स मायाजम, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू मायाजम से ट्यूबरकुलर मायाजम, सोरा प्लस साइकोसिस, साइकोसिस प्लस सिफिलिस, ऑल थ्री टुगेदर। मैनेजमेंट जनरली हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मेकिंग एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन व्हिच आई अंडरस्टूड दे इंडिकेट्स ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, साइन, सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉजेशन पर हमें जाना चाहिए। पहले सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है, कंटिन्यू कैसे हो रहा है, आगे कैसे जाना है। 4-5 लेवल में एक्यूट, इंटरकरेंट, एंटीमाइजमेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉम्प्लीमेंट्री। एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन मे नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीमाइजमेटिक मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज ऑलवेज माइजमेटिक। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप मेडिसिन देते हैं तो उसमें माइजम कंसिडर होता ही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल के आगे जब जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ मेडिसिन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से भी आप ट्रीटमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पोटेंसी, रिपीटेशन, ड्यूरेशन, ऑक्सिलरी मेजर्स, प्रिकॉशंस है। कुछ मेडिसिन के नाम आप देख सकते हैं, ये अलग अलग इसमें दिया है मैंने। 5 लेवल्स में मैंने डिवाइड करने की कोशिश की है, और अकॉर्डिंगली यू कैन गो थ्रू इट। दिस इज एंटीसाइकोटिक मेडिसिन and antisyphilitic medicine. Thank you very much to all of you, and special thanks to the Sahani sir. अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे पर्सनली दे सकते हैं, मैडम से आप मेरा मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। सर थैंक प्लीज अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर। यू। यस 1 second, आई एम स्टॉप। सर। थैंक यू ये डॉक्टर अजय फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मियाजम इज अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपसे भी काफी सारी इंसाइट्स हमें सीखने को मिली। हमारी एक्चुअली टाइम की कमी है, नहीं तो हम और ये रहते हैं, हम नेक्स्ट सेशन एक और रख सकते हैं इसके इसलिए ऊपर। मैंने वो कोशिश किया, अदरवाइज आई वुड हैव कंक्लूडेड इन अ वेरी फास्ट वे, क्योंकि यस। बहुत सी बातें बताना जो इम्पोर्टेंट था वो रह गए हैं। सॉरी फॉर दैट। सो सर इट्स ओके सर, हम एक और सेशन रख सकते हैं जिसमें आप डिटेल में और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका पार्ट 2 रख सकते हैं। हाँ जी ठीक सर। है, चलो, ओके, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सभी थैंक यू। लर्निंग पीपल को। थैंक हाँ यू। ओके। तो अब हिंदी सेशन टाइम ओवर होगा, इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर शाह जी को दिया। ओवर टू डॉक्टर शाह जी।